हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आज के वीडियो में भारत की जलवायु और भारत की वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। जो मानसून शब्द है ये किससे लिया गया है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मौसमी उलटफेर। इसका तात्पर्य है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा तथा वर्षा कराने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब है सिर्फ ऋतु परिवर्तन नहीं होती, जो मानसूनी पवनें होती हैं इनकी दिशा में भी चेंजमेंट आ जाता है। और जो वर्षा कराने की क्षमता है, शुरुआत में आपने देखा होगा जून महीने में बहुत ज़्यादा वर्षा होती, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और जो भारत की जलवायु है उसमें मानसून की प्रधानता है, क्योंकि भारत की जो जलवायु उसमें जो भी बारिश वगैरह होती है, जो भी परिवर्तन आते हैं वो मानसून की वजह से ही आते हैं। ठीक है, तो इतना जान लीजिए भारत की जलवायु के बारे में। और जहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना रखा है तो आपको इतना ही लिखना है इसके बारे में। ठीक है, कि भारत की जलवायु मानसूनी है और जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा की मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का मौसमी उलटफेर। अब हम देखेंगे कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है आपका अक्षांशीय अवस्थिति। मतलब आपने देखा होगा कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में भारत स्थित है, तो ये चीज़ भी जलवायु को भारत की प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है कर्क रेखा का भारत से गुजरना। तो कर्क रेखा आपको पता कि भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा का भारत से गुजरना भी जलवायु को प्रभावित करता है। फिर है कि उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतों का विस्तार। आपको पता कि उत्तरी भाग में हमारे हिमालय है, जो क्या करता है कि जितनी भी ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, यूरोप की साइड से या जो हमारा एशिया है, ठीक है, उत्तरी एशिया है, वहाँ से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं वो क्या करता है, उन्हें रोक लेता है। तो जिसके चक्कर में जो असली सर्दी है वो भारत में नहीं पड़ पाती। तो हिमालय की वजह से भी जलवायु में परिवर्तन आता है। फिर है कि समुद्र से दूरी, कि समुद्र से कितना दूर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। और समुद्र तल से ऊंचाई, कि हम कितने ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से, इसका भी जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें प्रभावित करते हैं हमारी भारत की जलवायु को। तो याद रखिए, अगर लिखने को आते हैं कौन कौन से तथ्य प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु को जो भारतीय मौसम विभाग है इसने 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। ठीक है, पहला शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शरद ऋतु है। तो याद रखिए, जो भारतीय मौसम विभाग है इसने भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। ठीक है, पहली हम पढ़ लेते हैं शीत ऋतु। जो शीत ऋतु होती है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक रहता है। ठीक है, जो मध्य दिसंबर मतलब कि 15 दिसंबर से लेकर जो फरवरी माह तक जो भी ऋतु चलती है वो शीत ऋतु कहलाती है। इस समय होता क्या है कि सर्दी पड़ती है, आपने पता है कि काफ़ी सर्दी पड़ती है। इस समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। दक्षिणी गोलार्ध, आपने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पढ़े होंगे, तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया आपने जहाँ देखा है उस हिस्से में रहता है ये सूरज। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में रहती है स्थिति। तो होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे तिरछी पड़ेंगी वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यहाँ सीधी पड़ेंगी वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो यहाँ पे तिरछी पड़ रही है तो कम गर्मी पड़ेगी यहाँ पर। और एक चीज़ और याद रखिए, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ निम्न वायुदाब बनता है आपका। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है काफ़ी और ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है। और जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है तो भारत में क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है। तो उच्च दाब से फिर निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवाह शुरू हो जाता है। मतलब हमेशा जो पवनें होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो होता क्या, जब यहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है तो यहाँ से हवा हवा जो होती है वो उठकर निम्न वायुदाब की तरफ चली जाती है। जहाँ पे सूर्य की ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी वहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा, तो वहाँ पे सारी पवनें पहुँच जाती हैं। तो इस पवन प्रवाह के कारण क्या होता है कि शीतकालीन मानसून आ जाता है, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कह सकते हैं। जो लौटता मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारतीय राज्य तमिलनाडु में तटीय वर्षा कराता है। आपने देखा होगा जब सर्दियों के टाइम में तमिलनाडु में काफ़ी वर्षा होती है, तमिलनाडु है और थोड़ा सा कर्नाटक का हिस्सा है या केरल का हिस्सा है, इसमें काफ़ी बारिश होती है। किसकी वजह से होती है, तो याद रखिए लौटता मानसून की वजह से होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौटता मानसून भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा कराता है, तो आपका तमिलनाडु आंसर हो जाता है उसका। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, पछुआ जेट के सहारे भारतीय भूभाग में प्रवेश करता है। इसके प्रभाव से उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। यह वर्षा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से होती है। पर्वतीय भाग में तो हिमपात भी होता है
और यह फसल रबी मतलब यह जो वर्षा होती है वो रबी फसलों के लिए काफ़ी जीवनदायिनी होती है, मतलब काफ़ी फायदेमंद होती है जो ये सर्दी में बारिश होती है। अब आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है, लौटता हुआ मानसून के बारे में जानना है कि क्या होता है ये, और ये रबी फसलों के लिए जीवनदायिनी होता है ये पता होना चाहिए, और ये कहाँ कहाँ पे वर्षा कराता है। तो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है। इस माह में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होकर लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकने लगता है। देखा आपने देखा इससे पहले जो ऋतु थी उसमें जो सूर्य था सर्दियों के टाइम पे वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु आई तो धीमे धीमे जो सूर्य है वो उत्तरायण हो रहा है, मतलब उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके। और जैसे जैसे उत्तर की दिशा में बढ़ेगा तो जो भारत है वो भी उत्तर की दिशा में स्थित है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भी धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी, यहाँ का जो तापमान होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो फिर क्या कह रही है कि इस माह में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होकर लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकने लगता है, मतलब भूमध्य रेखा तक पहुंच जाता है। फलतः समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भाग में गर्म तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसे लू कहते हैं। आपने लू के बारे में काफ़ी सुना होगा कि लू चलती है गर्मियों में, जो तेज़ हवाएं चलती हैं गर्म, ठीक है, जिनकी तापमान जो 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है और काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों के टाइम पे, उन्हें हम लू कहते हैं। और ये इसी वजह से चलती हैं। तापमान के अधिक हो जाने के कारण वायुदाब घट जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब घट जाएगा। इस निम्न वायुदाब को पूरा करने के लिए आसपास के उच्च वायुदाब से जो क्षेत्र होते हैं उनसे तीव्र गति से, मतलब काफ़ी तेज गति से जो पवनें होती हैं वो आती हैं, जिससे स्थानीय रूप से धूल भरी आंधी आती है, गरज के साथ तूफान आता है जिसे हम लोग तड़ित झंझा कहते हैं, जिसके कारण कभी कभी वर्षा भी हो जाती है। आपने देखो गर्मियों में कभी कभी वर्षा हो जाती है, वो इसी चक्कर में होती है कि काफ़ी तेज़ी से पवनें जो होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं, ठीक है। और थोड़े समय के लिए जो मौसम होता है वो अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। तो बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है कि ये जो ऋतु होती है वो मार्च से लेकर मध्य जून तक होती है। इसमें जो सूर्य होता है वो धीरे धीरे उत्तरायण होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर चमकने लगता है, जिससे क्या होता है भारत का जो तापमान है वो भी बढ़ने लगता है और तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्षा ऋतु। देखिए आपको पता है कि सूर्य धीमे धीमे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। पहले वो था दक्षिण गोलार्ध में, फिर वो आया विषुवत रेखा के ऊपर, अब वो आ जाएगा कर्क रेखा के ऊपर। तो वर्षा ऋतु में होता क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका जून से सितंबर। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, ठीक है, और ऊपर आ गया कर्क रेखा के पास पहुंच गए। फलतः उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र अधिक तापमान के कारण बन जाता है। अब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी कर्क रेखा के आसपास तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब बन जाएगा। जो है निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ती है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो विश्वतीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं भारत के इस निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित हो जाती हैं। अब होता क्या है, जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जो उच्च वायुदाब वाली हैं वो क्या करेंगी, इसकी जगह घेरने आ जाएंगी निम्न वायुदाब की, क्योंकि ये निम्न वायुदाब बना तो ये जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ गई। अब इनकी जगह लेने के लिए कोई तो पवनें आएंगी ना, तो जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से आती हैं इसकी तरफ। देखिए दक्षिणी पश्चिमी से समझ लीजिए जो केरल कर्नाटक का जो हिस्सा है उसके काफ़ी नीचे साइड से उत्तरी तरफ से आती हैं काफ़ी तेज़ी से पवनें, ठीक है। और विषुवत रेखा जैसे ये पार करती हैं इन व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम हो जाती है और फिर इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है और यही आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु भी कही जाती है। मतलब यही जो पवनें होती हैं जो पूरे भारत में वर्षा कराती हैं और 80% जो बारिश होती है भारत में वो इन्हीं पवनों की वजह से होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसी की वजह से 80% तक वर्षा होती है। आपको पता कि 1 जून से ये चलती हैं, केरल कर्नाटक के तट से टकराती हैं, उसके बाद 15 जून तक पूरे भारत में ये फैल जाती हैं और काफ़ी वर्षा कराती हैं। तो वर्षा ऋतु के बारे में भी आपने पढ़ लिया। बस इतना लिखना है, टाइम पीरियड कितना रहता है, कहाँ पे सूर्य चमकता है और क्यों ये वर्षा होती है, क्यों ये ऐसा क्षेत्र बनता है निम्न वायुदाब का, और ये ठीक है। तो बस ज़्यादा नहीं लिखना है इसके बारे में भी। अब लास्ट ऋतु है आपकी शरद ऋतु। सामान्यतः भारत में 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु पाई जाती है। शरद ऋतु भारत की प्रमुख जो 4 ऋतु हैं उनमें से एक ऋतु है। मानसून के पीछे हटने या उसका प्रत्यावर्तन हो जाने से आसमान एकदम साफ हो जाता है और तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है। इस समय जल प्लावित भूमि तथा तीव्र तापमान के कारण वायु की आर्द्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को असहनीय उमस का सामना करना पड़ता है। भारत में यह स्थिति अक्टूबर की गर्मी के रूप में जानी जाती है। मतलब आपको पता चल गया कि शरद ऋतु कब आती है, तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर का जो टाइम होता है वो शरद ऋतु का कहलाता है। मतलब ये अक्टूबर का जो महीना आता है वो मोस्टली शरद ऋतु के अंदर ही आता है। 4 ऋतुओं में से एक ऋतु है। इस समय क्या होता है, आपने देखा कि इससे पहले जो
वर्षा ऋतु थी उसमें मानसून आया होता है, ठीक है। लेकिन शरद ऋतु में क्या होता है कि मानसून वापस जा रहा होता है, पीछे हट रहा होता है धीरे धीरे करके। जब पीछे हटेगा धीरे धीरे तो आसमान एकदम साफ दिखेगा, बादल नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। और जो तापमान होगा वो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगेगा। और वर्षा हुई होती है तो जो भूमि होती है वो जल से भरी होती है, और वायु में इतनी अधिक आर्द्रता हो जाती है कि काफ़ी उमस लगती है इसमें, ठीक है। तो इस महीने में काफ़ी उमस रहती है, जिसे हम लोग अक्टूबर की गर्मी के रूप में जानते हैं। तो इतना आपको शरद ऋतु के बारे में पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे भारत की वनस्पतियाँ कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत में जो वन होते हैं वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब है भारत की जो वनस्पतियाँ हैं वो वर्षा पर डिपेंड करती हैं कि कैसी बारिश हो रही है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मानसूनी जलवायु है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो वृक्ष होंगे, ज़्यादातर जो वन मिलेंगे आपको, ठीक है, वो मिलेंगे आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। मुख्य रूप से यहाँ पे कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में, तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सेकंड है आपका पर्णपाती वन, थर्ड है कटीले वन, फोर्थ है पर्वतीय वन, और लास्ट है आपका मैंग्रोव वन। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है अभी विस्तार से। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किन्हें कहते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं और कौन कौन से वृक्ष इसमें आते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहते हैं। ये वनों की विशेषता यह है कि ये वन साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते, क्योंकि वर्षा होती रहती है, नई पत्तियां इनकी बनी रहती हैं, ठीक है। एक साथ नहीं गिराते अपनी पत्तियां, अलग अलग टाइम पे गिराते हैं, तो ये हम पूरी साल हमें हरे भरे दिखते हैं। भारत में वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर तक होती है। कहने का मतलब अगर पूछा जाए कि ये वन क्या कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां बारिश जो है वो 200 से ऊपर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। उन जगहों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में ये वन पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो पहला तो पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता है मानसून भी वहीं से आता है, भारत में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत का शिलोंग पठार, जहाँ पे मेघालय का हिस्सा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपने देखा होगा वहाँ पे मासी नरम जगह है, वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, तो वहाँ पे ये वृक्ष जो वन है ये पाए जाते हैं। फिर है कि पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा का जो तटीय भाग है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि ज़्यादा देखें चक्रवात वगैरह वहीं पे आते हैं, तो वहाँ पे भी ये वन पाए जाते हैं। तो याद रखिए कौन कौन सी जगह पे जहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में आती हैं कि विशेषताएं लिखी हैं इसकी। तो पहला है कि ये वन बहुत ज़्यादा घने और लंबे होते हैं, जिस कारण सूर्य का प्रकाश है धरती तक नहीं पहुंच पाता। मतलब ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ज़मीन तक पहुंचता ही नहीं है। इनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं, जिससे ये धरती के जल का बाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो इन जो वन होते हैं इनमें जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी पाई जाती हैं, ताकि ये धरती के जल का बाष्पोत्सर्जन करते हैं। फिर है कि इन वनों में जीवों तथा वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। देखो जो केरल का आपका शांत क्षेत्र है, आपने सुना भी होगा, जिसे हम लोग शांत घाटी के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है, ठीक है, काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है, और वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, अतः इन वृक्षों की लकड़ी जो होती है वो आर्थिक तथा इमारती उपयोग नहीं हो पाता। मतलब जो लकड़ी यहाँ पे पाई जाती है, जो वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी लकड़ी होती है काफ़ी कठोर होती है, तो इन लकड़ी का आर्थिक और इमारती उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि ये काफ़ी कठोर है। अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं, पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन, ठीक है, तीनों नाम एक ही के हैं। इन्हें पतझड़ वन या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो होती है, वार्षिक वर्षा, वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। 250 लिखा है, 200 भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यही मानसूनी वन पाए जाते हैं। मतलब अगर भारत के ज़्यादातर हिस्से में देखे जाए तो पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, ज़्यादातर हिस्से में यही पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक, जहाँ वर्षा मानसूनी होती है ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। फिर है कि मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा नहीं प्राप्त होती है। इस कारण यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष सर्दियाँ बीत जाने के बाद या गर्मी आने से पहले पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। तो इससे ये आप समझ लीजिए कि ये अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, ठीक है। ये किसी खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, गर्मी आने से पहले और सर्दी जाने के बाद, ठीक है, ये अपनी पत्तियां गिरा देते थे। इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये काफ़ी मुलायम होती है इनकी लकड़ी, और काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है, ठीक है। दोनों वृक्ष पाए जाते हैं, मजबूत और मुलायम लकड़ी दोनों के। और इनके वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो शीशम का वृक्ष इसमें आता है, साल का वृक्ष इसमें आता है, सागौन का, साखू, आम, आंवला, चंदन, ये सारे वृक्ष मानसूनी वृक्ष कहलाते हैं, ठीक है, और मानसूनी वनों में ये पाए जाते हैं। इन वृक्षों का इमारती
प्रयोग सबसे अधिक होता है, मतलब इमारती लकड़ी के रूप में ये काफ़ी प्रयोग में किए जाते हैं और आर्थिक उपयोगिता इनकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बहुत महंगी बिकती है इनकी लकड़ी। चंदन का तो नाम आपने अच्छे से सुना होगा, अभी मूवी भी आई थी पुष्पा करके, है ना, तो उसमें भी चंदन लकड़ी का ही व्यापार करते हैं ये लोग, काफ़ी महंगी जाती है। चंदन मुख्य रूप से कर्नाटक तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक और जो नीलगिरी पहाड़ी का एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा चंदन पाया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो जो आपके पर्णपाती वन है, जो मानसूनी वन है, इनके अंतर्गत चंदन आता है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं आपके कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, जैसे मरुस्थलीय एरिया है आपका राजस्थान का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे। और जो पश्चिमी घाट है आपका, तो पश्चिमी घाट के जो आपका पश्चिमी साइड है वहाँ पे तो बारिश ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो पूर्वी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट के जस्ट पूरब में, वहाँ का हिस्सा, वहाँ पे बारिश नहीं ज़्यादा हो पाती है, क्योंकि सारी की सारी बारिश जो होती है वो पहाड़ों से टकराकर पश्चिमी साइड में ही हो जाती है। तो पूर्वी साइड जो होता है वो सूखा पड़ जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कटीले वन वगैरह। तो ये वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए 70 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगी वहाँ पे कटीले वन या झाड़ियाँ पाई जाएंगी। प्रमुख रूप से दो क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी भारत में राजस्थान का एरिया है, पंजाब का एरिया है, गुजरात का कुछ भाग है आपका, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं। दूसरा है वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ों के चक्कर में वो एरिया दब जाता है। ठीक है, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले तक एक अर्धचंद्राकार पेटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में भी काफ़ी ये वन पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इन पेड़ों में पत्तों की जगह पे कांटे क्यों होते हैं इतने। तो दो कारण हैं, एक तो बाष्पीकरण कम करने के लिए और पानी को बचाने के लिए। इनमें क्या होता है कि पत्तों की जगह पे कांटे निकाल आते हैं, और दूसरा होता है कि जानवरों से सुरक्षा करने के लिए भी। ठीक है, अब इनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, कौन कौन से वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, तो बबूल का है आपका, इसमें कांटे काफ़ी मिलेंगे आपको, खजूर का है, नागफनी का है, खेजड़ा का है और बेल। ठीक है, तो ये प्रमुख वृक्ष हैं इसके। नेक्स्ट वन है आपके पर्वतीय वन। पर्वतों पे पाए जाने वाले वन वर्षा का अनुसरण ना करके ढाल का अनुसरण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेज़ी से गिरावट आती है। मतलब पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं वो वर्षा से मतलब नहीं है उनका, उनका ढाल से मतलब है कि कितनी ऊंचाई पर वो पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान कम होगा, तो उस हिसाब से वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में तेज गिरावट के कारण सीमित क्षेत्र में ही जलवायु में परिवर्तन दिखाई देता है। ऊंचाई जलवायु में संशोधन ला सकती है, इसी कारण पर्वत जलवायु में संशोधन कर देते हैं। ठीक है, तो पर्वतों के कारण क्या होता है कि जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो वृक्ष जो वहाँ पे पाए जाते हैं उनमें भी चेंजमेंट देखने को मिलता है, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग वृक्ष। अब इसके क्षेत्र कहाँ हैं, तो हिमालय पर जो पर्वतीय वन होते हैं वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए जहाँ पे 1500 मीटर तक ऊंचाई है, अगर किसी पहाड़ की 1500 मीटर तक ऊंचाई है, तो वहाँ पर आपको सदाबहार तथा पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर आपको शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका देवदार आ जाता है, ओक आ जाता है, बर्च, मैपल, ये वृक्ष आ जाते हैं। और अगर 2500 मीटर से 4500 मीटर तक अगर ऊंचाई है पहाड़ की, ठीक है, या पर्वत की, तो वहाँ पर कौन से वृक्ष मिलेंगे आपको, कोणधारी वन, जिसमें चीड़ आता है, स्प्रूस आता है, फर, सनोवर, ब्लू पाइन। ठीक है, तो ये वृक्ष आ जाते हैं। और अगर ऊंचाई 4500 मीटर से 4800 मीटर तक है, जैसे एवरेस्ट है आपका, तो वहाँ पर आपको टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी, जैसे काई, घास, लिचेन आदि। ठीक है, तो ये देखने को मिलते हैं। तो ऊंचाई के साथ साथ इनमें वनस्पतियों में चेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको। फिर लास्ट है आपके ज्वारी वन या मैग्रोव वन। ठीक है, ज्वारी वन को मैग्रोव वन कह सकते हैं आप। भारत में तटीय क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, किन इलाकों में पाए जाते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर नदी अपना डेल्टा बनाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र की नदी जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन जहाँ पे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, जैसे ज्वारी वन है, मैग्रोव वन है। अब क्षेत्र देख लेते हैं, तो गंगा नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, तथा गुजरात में कुछ भाग में ये पाए जाते हैं। तो मतलब जितनी भी नदी हैं उनके डेल्टा में ज्वारी वन या मैग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसका अधिकांश भाग बांग्लादेश के अधीन आता है, अतः भारत में मैग्रोव वनों की सबसे अधिक मात्रा आपको गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बांग्लादेश का हिस्सा भारत में जोड़ा होता तो सबसे ज़्यादा जो ज्वारी वन थे वो भारत में पाए जाते, लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, तो सबसे ज़्यादा जो ज्वारी वन देखने को मिलते हैं वो गुजरात में देखने को मिलते हैं। अधिकतर पूर्वी तट पर पाए जाते हैं ये। कुछ मैग्रोव वन गुजरात में भी पाए जाते हैं, परंतु यहाँ ये नदी डेल्टा पर नहीं बल्कि ज्वारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अतः इन्हें ज्वारी वन कहा जाता है। इन वनों की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहला क्या है कि ये वन समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं। तो ठीक है, कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे समुद्र का खारा पानी मिलेगा इन्हें। तो ये वन जो होते हैं ज़्यादातर डूबे रहते हैं खारे पानी में।
इन वृक्षों की जो जड़ें होती है वो पानी के बाहर दिखाई देती हैं। इनकी लकड़ी कठोर होती है तथा छाल क्षारीय होती है। तो याद रखिए, इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी कठोर होती है और जो इनकी छाल होती है वो क्षारीय होती है। उसकी प्रकृति जो होगी वो क्षारीय होगी। अब इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ आती हैं? तो मैग्रोबा वन, सुंदरी, कैसूरीना और फोनिकस इनकी प्रमुख वनस्पति हैं। ठीक है, तो वनस्पति के नाम याद रखिएगा, मैग्रोबा, सुंदरी, कैसूरीना और फोनिकस इसी में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसी वन में बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, तो सुंदरी वन के नाम से भी ये फेमस है, सुंदर वन के नाम से फेमस है ये जो भी डेल्टा है। और यहाँ पे सुंदरी वन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सुंदरबन। ठीक है, मैग्रोव वन के महत्व क्या है? तो मैग्रोव वन जो होते हैं वो सुनामी और चक्रवात से तटों की रक्षा करते हैं। जो भी चक्रवात आते हैं उन्हें ये रोक लेते हैं ये, या काफ़ी धीमा कर देते हैं। सेकेंड है कि जलीय जीवों की प्रारंभिक नर्सरी का ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो भी जलीय जीव होते हैं उनकी प्रारंभिक नर्सरी के तौर पर ये कार्य करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।